हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग कैरियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के एमसीक्यूज के ऊपर में, जो कि हम लोगों का जनरली मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड एम्स में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन आ चुका है। आज हम लोग इसका रिविजन करने वाले हैं, तो जो कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। आज आंसर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद उस आंसर के ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन का पहला ये क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप कॉल्ड हाइपरप्लेशिया, देन मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया एंड एनाप्लेशिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इन टर्म को थोड़ा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उन सब क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लोगों का ज्यादा इजी होगा। ये जो हाइपरप्लेशिया है, हाइपरप्लेशिया मतलब क्या होता है, इनक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल। ठीक है, इनक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल in the normal tissue of an organ। ठीक है, increased number of normal cell in the normal tissue of an organ is known as hyperplasia। और ये डिस्प्लेशिया क्या होता है? डिस्प्लेशिया इज द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। ठीक है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेशिया। और मेटाप्लेशिया जो होता है, मेटाप्लेशिया होता है कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू द अनदर एबनॉर्मल टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेशिया। और जो एनाप्लेशिया होता है, एनाप्लेशिया होता है लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन। मतलब ये एनाप्लेशिया में क्या हो जाता है, सेलुलर फंक्शन जो होता है वो सेलुलर डिफरेंशिएशन जो होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन लॉस हो जाता है। मतलब लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन, ये जनरली किस केस में होता है? इन केस जो कैंसर मेलिग्नेंट है, मतलब मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंट कैंसर जो है उसमें ये जनरली दिखा जाता है। तो उस फेस को हम लोग बोलते हैं एनाप्लेशिया। मतलब जो पेशेंट का कैंसर ऑलरेडी मेलिग्नेंट हो गया है, स्प्रेड हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाप्लेशिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मेटाप्लेशिया। The next question is the term OMA means। The term OMA means क्या है? Cyst, new growth, opening and the organ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ओमा का मीनिंग आपको को इजीली दिखा दूंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। ये ओमा मीन्स आप लोग इसको ट्यूमर भी बोल सकते हैं। तो इसमें से आंसर होगा बी, दैट इज न्यू ग्रोथ। ठीक है, third question is the next question is the severe weight loss accompanied by progressive weakness, loss of appetite and anemia that is usually associated with advanced cancer is called। इसमें से सीवियर वेट लॉस है, accompanied by the progressive weakness रहता है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, एनीमिया है, तो उसमें जनरली क्या होता है? एडवांस कैंसर में ये होता है। तो वो टर्म क्या है? कार्सिनोमेटोसिस, केहेक्सिया, एनाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। एनाप्लेसिया डिस्प्लेसिया में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये कार्सिनोमेटोसिस जो होता है, कार्सिनोमेटोसिस जो होता है, जो मतलब जो कैंसर आपका स्प्रेडेबल है, स्प्रेड हो गया है, मतलब वन पार्ट टू अनदर पार्ट में, वन बॉडी का एक पार्ट में हुआ है, देन वो स्प्रेड होकर दूसरा पार्ट में चला गया है, उसको हम लोग कार्सिनोमेटोसिस बोलते हैं। और केहेक्सिया जो होता है, केहेक्सिया में क्या होता है? ये जनरली कैंसर में भी होता है, और इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, जो किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी ये केहेक्सिया होता है। तो केहेक्सिया में सिम्टम क्या होता है? सीवियर वेट लॉस एक्कम्पनीड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, और उसमें वेस्टिंग भी रहता है। ठीक है, उसमें मसल वेस्टिंग भी रहता है, वेस्टिंग भी रहता है। तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा? क्वेश्चन जो आंसर होगा वो होगा केहेक्सिया, दैट इज बी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फेक्टिव इटियोलॉजी एक्सेप्ट। मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से 4 में से 3 का इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, एक्सेप्ट एक का नहीं है।
carcinoma of penis, then carcinoma of the lungs, after that Burkitt's lymphoma and the Kaposi sarcoma। इसमें से किसका इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं है? तो इनमें से 3 का इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, 1 का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। लंग्स का जो कैंसर है उसका इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये जो कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस है, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस जो है उसका इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, ये कौन सा वायरस कॉज करता है? HPA, मतलब ह्यूमन पिपिलोमा वायरस, ये स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद कैपोसाई सार्कोमा जो होता है, कैपोसी सार्कोमा आपका जनरली एड्स वायरस कॉज करता है, मतलब जिस पेशेंट को ऑलरेडी एड्स है उस पेशेंट में कैपोसी सार्कोमा होने का चांसेस रहता है। कैपोसी सार्कोमा जो होता है ये क्या होता है? कैपोसी सार्कोमा इज ए लिम्फोटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी होता है, ठीक है, लिम्फोटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी होता है, ठीक है, लिम्फेटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी होता है ये कैपोसी सार्कोमा। ये फर्स्ट एपीआर कहां पे होता है? इट फर्स्ट एपीआर इन स्किन एंड म्यूकोसा। तो ये कैपोसी सार्कोमा क्या होता है? एड्स, जिस पेशेंट को एड्स वायरस है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको है, उस पेशेंट में क्या होता है, मतलब HIV वायरस हुआ है, HIV के बाद ही आपका किसी पेशेंट को एड्स होता है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो उसमें क्या हो सकता है? ये आपका कैपोसी सार्कोमा कॉज कर सकता है। कैपोसी सार्कोमा क्या होता है? कैपोसी सार्कोमा इज अ लिम्फेटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी होता है। जनरली फर्स्ट एपीआर कहां पे होता है? स्किन में होता है, देन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, और बाद में ये इंटरनल, इट में इन्वॉल्व इंटरनल ऑर्गन ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कैपोसी सार्कोमा। अभी हम लोग देखेंगे ब्रुकेट्स लिम्फोमा क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्रुकेट्स लिम्फोमा है ये इट्स अ टाइप ऑफ नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा, ठीक है। ये ब्रुकेट्स सार्कोमा जो होता है ये नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा है, और ये जनरली इफेक्ट क्या करता है? इट्स मोस्टली इफेक्ट द चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन 5 to 10 ईयर्स का जो चिल्ड्रेन होता है वो मोस्टली इसको इफेक्ट करता है, और ये जनरली आपका कौन सा वायरस के वजह से होता है? एप्स्टीन बार वायरस के लिए होता है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है। ब्रुकेट्स लिम्फोमा जो होता है इट्स नॉन टाइप ऑफ नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा होता है। इट्स मेनली अफेक्ट्स द चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 10 ईयर्स, और ये जनरली किसकी वजह से होता है? एप्स्टीन बार वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हम लोगों का, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रेन, मतलब इनमें से कौन सा एरिया है जो जनरली कैंसर होता है चिल्ड्रेन में। तो हम लोग देखेंगे, एक है लंग्स, दूसरा है जेनेटलिया, तीसरा है बोन मैरो एंड चौथा है जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें से जनरली मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम होता है कैंसर का एरिया होता है वो होता है बोन मैरो। बोन मैरो कैंसर जनरली चिल्ड्रन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन द चिल्ड्रन। तो बोन मैरो इज द एरिया इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन द चिल्ड्रन, ठीक है। और इनमें से जनरली कौन सा कैंसर ज्यादा होता है? ल्यूकीमिया कैंसर जो होता है, LEUKE, ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है? ल्यूकीमिया मतलब क्या है? ल्यूकीमिया इज ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन लाइक बोन मैरो, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है? ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन लाइक बोन मैरो, ठीक है। तो जनरली बच्चा में बोन मैरो कैंसर ज्यादा होता है। और जो द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द चिल्ड्रन जो होता है, मतलब मैं ये आप लोगों को जो चिल्ड्रन में ज्यादा कैंसर होता है वो कैंसर क्या क्या है वो अभी आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। कैंसर मोस्टली ऑकर इन चिल्ड्रन। अभी चिल्ड्रन में एज कितना है? एज है 0 to 14 ईयर्स, ठीक है।
उसमें आप लोगों का क्या हो सकता है, ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया में भी आपका एक्यूट एक्यूट लिम्फोसाइटिक, ठीक है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद आपका आ रहा है लिम्फोमा, लिम्फोमा, देन न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा के आप विल्स ट्यूमर और ओस्टियोसार्कोमा, ये सब कैंसर जनरली बच्चे को ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोन मैरो। अभी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर इज, ठीक है। एक सेकेंड में, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है, मैं देख लेता है। द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरेंजियल कैंसर इज, ठीक है। अभी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, डिस्फेजिया, देन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, आफ्टर दैट न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरेंजियल कैंसर, ये सब सिम्टम्स जनरली लेरेंजियल कैंसर जिस पेशेंट को होता है ये सब सिम्टम्स प्रोड्यूस आता है। तो इसमें से द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, उसका वॉइस चेंजेस होगा, मतलब जनरली अगर लेरिंजियल कैंसर है उसका वॉइस में चेंजेस आएगा, हॉर्सनेस आएगा उसका वॉइस में, ठीक है, वो होगा मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर, ठीक है। ये आपका एम्स का रायपुर का एग्जाम में भी आया था 2019 में, एम्स का रायपुर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। आफ्टर दैट the most likely systematic adverse effect of combination chemotherapy for the treatment of metastatic carcinoma include, ठीक है, ascitic nystagmus, after that leukopenia, then polycythemia, ठीक है, polycythemia। तो इसमें से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन केमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इंक्लूड, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों का आंसर जो होगा वो होगा सी, सी इज द आंसर, मतलब ल्यूकोपेनिया इज द आंसर। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, ल्यूकोपेनिया मतलब क्या है, एबनॉर्मली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। ल्यूकोपेनिया मतलब क्या होता है, ल्यूकोपेनिया मतलब व्हाइट ब्लड सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। एबनॉर्मली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, मतलब ल्यूकोसाइट कम हो जाना, ठीक है, वो मतलब ल्यूकोपेनिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है द ट्यूमर ऑफ हाइलेन कार्टिलेज इज, ठीक है, मतलब किसी पेशेंट को ट्यूमर होता है, हाइलेन कार्टिलेज का ट्यूमर हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे द ट्यूमर ऑफ हाइलेन कार्टिलेज इज, ऑप्शन में हम लोगों का क्या है, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, आफ्टर दैट ओस्टियोसार्कोमा, आफ्टर दैट एनकॉन्ड्रोमा, देन कॉन्ड्रोसार्कोमा। इसमें से हम लोगों को आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर वो बताना है, ठीक है। तभी मेरा जो ये पेड है, मतलब पेंटेब है, उसमें लिखने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो हिलना डुलना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये पेंटेब में लिखता हूँ तो ये नीचे रख के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द ट्यूमर ऑफ हाइलेन कार्टिलेज इज कॉल्ड ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, देन ओस्टियोसार्कोमा, एनकॉन्ड्रोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। इसमें से हम लोगों का आंसर क्या है वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर इज आवर सी, मतलब एंडोसार्कोमा, एंडो एनकॉन्ड्रोमा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जिस पेशेंट को हाइलेन कार्टिलेज में ट्यूमर हुआ है उसको बोलता है एनकॉन्ड्रोमा, ठीक है। और ये जो ओस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा मतलब क्या होता है, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा मतलब इज एन ओवरग्रोथ,
ओवरग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ओवरग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। ओस्टियोकोंड्रोमा होता है इट्स एन ओवरग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, और ये जनरली कहां पे होता है? एट द एंड ऑफ बोन नियर द ग्रोथ प्लेट। कहां पे होता है? एट द एंड ऑफ बोन नियर द ग्रोथ प्लेट, ठीक है। ग्रोथ प्लेट में जो ओवरग्रोथ होता है कार्टिलेज एंड बोन का, उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोकोंड्रोमा, ठीक है। और जो यहां पे बोला है कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा इज ए कैंसर कॉम्पोस्ट ऑफ सेल डेरिव फ्रॉम, कहां से ये सेल आता है? ट्रांसफॉर्म सेल। कहां से ये सेल आता है? मतलब इट्स ए टाइप ऑफ कैंसर कॉम्पोस्ट ऑफ सेल डेरिव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्म सेल। ये प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज प्रोड्यूस बाय कार्टिलेज होगा, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसार्कोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर composed of cell derived from the transformed cell produced by cartilage, हाँ ठीक है। तो ये है कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज एनकॉन्ड्रोमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is diagnosed based on the Redd-Steinberg cell type? Which of the following is diagnosed based on the Redd-Steinberg cell type, ठीक है। तो यह है, एक ऑप्शन है आपका हॉटस्किन डिजीज, देन दूसरा है आपका नॉन हॉटस्किन डिजीज, तीसरा है नेफ्रोब्लास्टोमा और चौथा है हेपाटोब्लास्टोमा, ठीक है। ये होगा हेपाटोब्लास्टोमा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो हॉटकिंस डिजीज है, ये हॉटकिंस डिजीज जनरली क्या है? हॉटकिंस डिजीज होता है इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉल्ड लिम्फेटिक, कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम का होता है। मतलब जो इम्यून सिस्टम का कैंसर है, ठीक है, मतलब ये कैंसर ऑफ द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का किसी पार्ट का कैंसर हुआ है, उसका हम लोग बोलते हैं हॉटकिंस डिजीज, ठीक है। और जो नॉन हॉटकिन डिजीज है, वो मतलब जो कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हॉटकिन डिजीज, ठीक है। और जो आप लोगों का नेफ्रोब्लास्टोमा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा का और एक नाम है जिसको हम लोग विल्स ट्यूमर भी बोलता है, ठीक है, विल्स ट्यूमर। नेफ्रोब्लास्टोमा पर हम लोग विल्स ट्यूमर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट्स ए टाइप ऑफ किडनी कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑफ किडनी, ठीक है, कैंसर ऑफ द किडनी दैट यूजुअली ऑकर्स इन द चिल्ड्रन। ये किसको होता है? यूजुअली ऑकर्स इन द चिल्ड्रन, मतलब ये जनरली बच्चे को होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। और जो हेपाटोब्लास्टोमा होता है, ये होता है मेलिग्नेंट कैंसर, ठीक है, मेलिग्नेंट लिवर कैंसर। मेलिग्नेंट लिवर कैंसर। हेपाटोब्लास्टोमा जो होता है, ये होता है मेलिग्नेंट लिवर कैंसर ऑफ इन्फेंट और चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दैट इज हॉटकिन डिजीज, ठीक है। हॉटकिन दो मतलब अभी ये हॉटकिन डिजीज को बेस्ड ऑन मतलब रेड स्टेनबर्ग सेल से कैसे ये डायग्नोस करते हैं, वो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ये रेड स्टेनबर्ग सेल जो होता है, ये जनरली लार्ज होता है, ठीक है, जनरली लार्ज होता है और एबनॉर्मल, यहां पे देख लेते हैं, स्लाइड चला गया है। रेड स्टेनबर्ग सेल जो होता है आर लार्ज होता है, वो क्या होता है? लार्ज होता है और लिम्फोसाइटिक होता है, ठीक है, और एबनॉर्मल लिम्फोसाइटिक होता है, एबनॉर्मल लिम्फोसाइटिक होता है। रेड स्टेनबर्ग सेल्स आर लार्ज एंड एबनॉर्मल लिम्फोसाइट होता है दैट में ऑकर मोर देन वन न्यूक्लियस। ये कहां पे होता है? मोर देन वन न्यूक्लियस में होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सब जो होता है रेडबर्ग स्टेक में सेल जो होता है लार्ज होता है, एबनॉर्मल लिम्फोटिक
सेल होता है दैट में occur more than one lymphocytes, तो these are essential for diagnosis हॉटकिंस डिजीज। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया होना पड़ता है हॉटकिंस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, लार्ज होना पड़ता है, लिम्फेटिक साइट्स होना पड़ता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होना पड़ता है, ये सब एसेंशियल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज रेडिएशन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, सर्जरी फॉलोड बाय केमोथेरेपी एंड रेडिएशन, given as a first step to shrink the tumor before giving main treatment and relieve symptoms and improve quality of life। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो होता है आपका ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, जिसका फोकस मतलब क्या होता है, जनरली मेन फोकस होता है उसका पेन रिलीफ करना। ठीक है, देन उसका फिजिकल स्ट्रेस हो वो सब रिलीज करना। ठीक है, मतलब उसको जनरली कंफर्ट प्रोवाइड करना और उसको मतलब जितना दिन तक वो आदमी मतलब जिंदा है, मतलब कैंसर पेशेंट जितना दिन तक इस दुनिया में है उतना दिन तक उसको सपोर्टिव केयर देना फॉर द बेटर लाइफ। ठीक है, तो बेटर लाइफ मतलब क्या है, इसमें उसको जो सिम्टम्स आ रहा है वो सब रिड्यूस करना, तो वो आप लोगों को आ गया है पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अंदर में आ जाएगा। तो रिलीफ सिम्टम एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पेन है, ठीक है, उस पेशेंट को पेन है तो वो कैसे अच्छा से रहेगा, रह तो नहीं सकता है, वो पेन फील कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जो पैलिएटिव डॉक्टर होता है, पेन एंड पैलिएटिव का डॉक्टर होता है, वो लोगों को मॉर्फिन सल्फेट भी प्रेस्क्राइब करता है टू रिड्यूस द पेन। ठीक है, तो वो आपका होता है एंड जो स्टेज होता है उसमें उन लोगों का सिर्फ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है और उसका सिम्टम्स रिड्यूस करता है, वो होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। रेडिएशन सर्जरी ये सब हम लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट का इनिशियल स्टेज में जो आ जाता है वो सब में आ जाता है। ठीक है, तो वेरीज करता है, डिपेंड करता है सब पेशेंट में, किसी को पहले रेडिएशन मिलता है, किसी को पहले केमो मिलता है, किसी को पहले सर्जरी होता है। ठीक है, तो पैलिएटिव होता है लास्ट में जो होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज द रिलीफ सिम्टम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ट्रीटमेंट दैट यूज लाइट एंड एनर्जी एम टू एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन एंड डीप वेपोराइज कैंसर सेल। ठीक है, द ट्रीटमेंट दैट यूज लाइट एंड एनर्जी एम एट एन एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन एंड डेप टू वेपोराइज कैंसर सेल। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, en block dissection, after that photo ablation, then debulking और डायथर्मी। ठीक है, ये जो डायथर्मी है, ठीक है, डायथर्मी में जनरली क्या होता है, डायथर्मी में होता है इट्स यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स, यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी electromagnetic current as a form of physical or occupational therapy in the surgical procedure। ठीक है, डायथर्मी मतलब क्या होता है, डायथर्मी इज द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट एज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरापी इन एन सर्जिकल प्रोसीड्यूर। मतलब हम लोग जनरली सर्जरी की प्रोसीड्यूर में जो डायथर्मी यूज करता है उसका बारे में बोला है। ठीक है, अभी जो डीबल्किंग होता है, ठीक है, अभी ये डीबल्किंग है क्या है उसका मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। डीबल्किंग में हम लोगों का जनरल क्या होता है रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्यूमर। ठीक है, डीबल्किंग मतलब रिड्यूसिंग द is a process of reducing the volume of tumor। ठीक है, as much as possible, मतलब डीबल्किंग में मतलब जिसका ट्यूमर साइज हो गया है सर्जरी करके उसका साइज रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, as much as possible। ठीक है, उसका हम लोग बोलते हैं डीबल्किंग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डीबल्किंग। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोटो एब्लेशन, बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। जिसमें क्या करता है, लाइट एंड यूज करता है, लाइट एंड एनर्जी यूज करता है दैट एन एक्जेंट टिश्यू लोकेशन टू डीप द वेसरस कैंसर सेल। ठीक है,
ठीक है। और इसमें जो हाई एनर्जी यूज करता है वो क्या होता है, यूवी रेज, यूवी फोटोस यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो फोटो एब्लेशन इज द treatment that uses the light and energy aim to accept the tissue location and depth of vaporizes cancer cell, ठीक है। और जो ये एंड बल्क डिसेक्शन जो है, ये एंड बल्क डिसेक्शन ये आर द टाइप ऑटोप्सी टेक्निक, ये जनरली है, इट्स ए टाइप ऑफ ऑटोप्सी टेक्निक, ठीक है। इसको हम लोग ऑटोप्सी टेक्निक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन विच visceral organ and are removed in large bulk, ठीक है। ये end bulk dissection it's an autopsy technique in which visceral organ are removed in a large bulk, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का end bulk dissection। फोटो एब्लेशन होता है जिसमें लाइट और एनर्जी यूज करता है वो कैंसर का लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए। डीबल्किंग में होता है एज मच एज पॉसिबल साइज रिड्यूस करता है। और डायथर्मी में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यूज करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैलिएटिव सर्जरी इज डन, ठीक है। पैलिएटिव सर्जरी इज डन टू इंप्रूव द self concept, to reduce the intensity of illness, then to confirm the diagnosis and to remove the disease। अभी देखिए टू कन्फर्म द डायग्नोसिस जो है ये तो नहीं होगा, इसको तो हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टू रिमूव द डिजीज, उसके लिए सर्जरी किया है, ठीक है। तो सर्जरी फॉलोड बाय केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सब आ गया है। पैलिएटिव सर्जरी क्या होता है, पैलिएटिव सर्जरी होता है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, ठीक है। पैलिएटिव सर्जरी में हम लोगों का क्या करता है, टारगेट करता है पेशेंट का जो सिम्टम है वो लेस सीवियर हो, ठीक है। और उसको मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिले, उसको मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा इम्प्रूव हो, इसलिए मतलब जो डिजीज का इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। तो बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड, मतलब किसी पेशेंट को पूरा लंग रिमूव कर दिया है उसको क्या बोलते हैं, लोबेक्टोमी, देन न्यूमेरेक्टोमी, देन सेगमेंटल रिसेक्शन, आफ्टर दैट वेज रिसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आपका जो रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरेक्टोमी, ठीक है। बी इज द ऑप्शन, दैट इज रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग इज द न्यूमेरेक्टोमी। अभी जो बोला है लोबेक्टोमी, वो लोबेक्टोमी क्या होता है, जनरली जस्ट रिमूवल ऑफ वन लोब होता है, ठीक है, वन लोब ऑफ लंग, ठीक है। लोबेक्टोमी में क्या करता है, रिमूवल ऑफ जस्ट वन लोब ऑफ लंग, मतलब एक लंग का एक लोब रिमूव करता है उसको बोलते हैं लोबेक्टोमी, ठीक है। और जो सेगमेक्टोमी और सेगमेंट रिसेक्शन और वेज रिसेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, सेगमेंट ऑफ लंग जो होता है उसको जो रिमूव करता है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ जो लंग का जो सेगमेंट होता है उसको जो रिमूव करता है उसको वेज रिसेक्शन भी बोलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेक्टोमी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो रिमूव जब किसी पेशेंट का एंटायर लंग रिमूव कर देते हैं उसको बोलता है न्यूमेरेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन नहीं है, which of the following is not a screening examination for breast cancer, तो breast imaging, then intravenous pyelography, after that breast biopsy, then clinical breast examination। इसमें से देखिए breast imaging भी आपका breast cancer का diagnosis के लिए भी होता है, breast biopsy भी confirmation के लिए भी होता है breast cancer का, clinical breast examination भी breast cancer का diagnosis के लिए होता है, लेकिन intravenous pyelography उस ब्रेस्ट कैंसर में जनरली यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दैट इज बी आवर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। तो देखिए जो कि ये क्वेश्चन बहुत सारा है, तो आज मैं जितना हो सका मैं कवर कर दिया है। एग्जाम से पहले मैं और इम्पोर्टेंट कुछ कैंसर के ऊपर में अपडेट आप लोगों को वीडियो अपडेट कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें से आप लोगों का मतलब कैंसर का अगर क्वेश्चन आए तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
तो जो कि मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, एब्स, आरआरबी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सब के लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर मैं डिस्कशन करता रहता हूँ मेरा ये चैनल पे। तो जो व्यूअर्स मेरा चैनल पे नया है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जब आपको नौकरी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपका ग्रॉस सैलरी अबव 90,000 होगा, ठीक है, इंडियन टैक्स डिडक्शन ये सब मिल के 75 ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, तब क्या होगा अगर आपको घर से या अपने मम्मी पापा का जो सपना है, अपना छोटा भाई बहन हो, उन लोगों को कुछ देना है, तब वो इजीली दे सकते हैं। लेकिन अब जब आपका सैलरी बहुत कम है, ठीक है, तो आप उस लेवल में उन लोगों का सेवा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, उसके लिए आपको अभी हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी हार्डवर्क कर लीजिए 1-2 साल या 5-6 महीने या जितना दिन वो कंसिस्टेंसी बजा के रख के और रेगुलर स्टडी कर लीजिएगा, तब आपको क्या होगा, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इजीली नौकरी भी मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर Which of the following cancer does not metastasize commonly to the liver? ठीक है, इसमें से कौन सा कैंसर है जनरली आपका लीवर में मेटास्टेसिस नहीं होता है? तो वो क्या है, हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। ब्रेस्ट, देन लंग, देन कोलोन एंड प्रोस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, जो लीवर में मेटास्टेसिस नहीं होता है। ब्रेस्ट, लंग, कोलोन ये सब लीवर में मेटास्टेसिस होता है, लेकिन जो प्रोस्टेट है दैट इज डी जो प्रोस्टेट है वो जनरली आपका लीवर में कॉमनली मेटास्टेसिस नहीं होता है। ये जनरली मेटास्टेसिस किस में होता है, प्रोस्टेट इज जनरली मेटास्टेसिस टू बोन, ठीक है, ये जनरली बोन में मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय असम।